क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन कर लिए थे। वर्क पावर एनर्जी का जो हमारा चैप्टर है, तो उसकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसके 8 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम 9 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है, ए सर्टन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। हाउ मच एनर्जी इज़ दिस इन जूल्स। तो एक घर ने एक महीने में 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर ली। यूनिट किसको कहते हैं? यूनिट होता है किलोवाट आवर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कि इट विल बी 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट is equal to 1 kilowatt hour, and that is equal to 3.6 into 10 raised to power 6 जूल्स। इतने जूल्स के बराबर होता है। ये हमने पहले भी किया हुआ है। तो अगर एक यूनिट इतने के बराबर होता है तो 250 यूनिट्स किसके बराबर हो जाएंगे? 250 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स। ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 को 3.6 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है दैट इज इक्वल टू 900 इंटू 10 रेज टू पावर 6। या ज़ीरोज़ अगर ख़त्म करना चाहते हो तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 8 जूल्स। तो इतनी 250 यूनिट्स जो हैं, 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो है वो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 8 जूल्स के बराबर हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें यह कहा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी if the object is allowed to fall? Find its kinetic energy when it is halfway down। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। 5 मीटर हाइट पर है, कितना मास? 40 किलोग्राम। तो हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। पहले तो देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी। जैसा आपको पता है, इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं mgh। m जो है दैट इज़ इक्वल टू 40 किलोग्राम। g के बदले लिखेंगे 9.8 और हाइट के बदले लिखेंगे 5। ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9.8 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है 1960। ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे जूल्स। इतना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब ये आधे रास्ते पर पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो देखिए कि जब आधे रास्ते पर पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी आधी हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर। जैसे आपने पढ़ा mgh, ना तो मास ने चेंज होना है ना जी ने चेंज होना है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट के ऊपर। तो जब हाइट आधी रह जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी आधी रह जाएगी। तो बाकी आधी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चली गई? वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं एट हाफ वे डाउन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू 1960 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो इसके बराबर हमारे पास बन जाती है, दैट इज इक्वल टू 980 जूल के बराबर बन जाती है आधे रास्ते पर। तो हम कहेंगे द रिमेनिंग हाफ पोटेंशियल एनर्जी is changed into काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो जो बाकी की आधी पोटेंशियल एनर्जी थी तो वो काइनेटिक में चेंज हो जाती है। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट हाफ वे डाउन। तो जब बॉडी आधे रास्ते पर पहुंचती है
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 980, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आधी रह गई, तो बाकी जो आधी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो बन गई वो बन गई 980 जूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा हुआ है, व्हाट इज द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें पूछा हुआ है कि एक सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के आसपास। मान लीजिए यहाँ पर अगर अर्थ है, ठीक है, तो इसके आसपास एक सैटेलाइट जो है वो घूम रही है, सैटेलाइट घूम रही है इसके आसपास। तो अब हमसे पूछा गया है कि जो कितना वर्क होगा बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ इसको यहाँ पर सैटेलाइट घूम रही है तो अर्थ उसको खींच रही है अंदर की तरफ, ग्रेविटी की वजह से अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो वर्क कितना होगा। तो इस केस में वर्क जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। द वर्क डन in this case is 0। ज़ीरो वर्क क्यों होगा, क्योंकि इट इज बिकॉज द सैटेलाइट always tries to go along a tangential path। जैसे कि यहाँ पर है ना, जब ए पॉइंट पर सैटेलाइट पहुंची है तो वो इधर को जाना चाहती है सीधा, टेंजेंशियल, इसको टेंजेंशियल पाथ कहेंगे, ए एक्स की तरफ जाना चाहती है। तो जाना चाहती है ए एक्स की तरफ और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको लग रही है अंदर की तरफ। तो हम कह सकते हैं सो द सो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, force and displacement is 90 degree, so no work is done। no work is done, या जिसको कह सकते हैं कि वर्क डन इज 0। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। 0 वर्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। तो इस क्वेश्चन में ये बड़ा एक अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है कि इसमें ये कहा हुआ है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, हम उसको कोई फोर्स नहीं लगाते, तो क्या उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो हमारा आंसर इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारा आंसर होगा यस। क्यों हमने यस कहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, a body in motion remains in motion। ठीक है, तो जो बॉडी जो होती है, कोई भी बॉडी अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहती है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, लेकिन वो पहले से ही मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। मोशन में होने का मतलब कि उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमने कोई फोर्स नहीं लगाई तब भी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो देयर कैन बी डिस्प्लेसमेंट of an object in the absence of
any force acting on it। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि बॉडी पहले से ही चल रही है तो चलती ही रहेगी, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल हो सकती है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसमें ये बात कही हुई है, ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड, हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें यह कहा हुआ है कि एक पर्सन है कोई, उसने अपने हेड के ऊपर हे का बंडल रखा हुआ है, 30 मिनट्स के लिए वो रखता है। 30 मिनट्स हे का बंडल जो है उसके हेड के ऊपर रहता है, तो वो थक भी जाता है। तो बताइए उसने कोई वर्क किया या नहीं किया, तो अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो हम कहेंगे इन दिस केस नो वर्क इज डन। इस केस में कोई भी वर्क नहीं हुआ। क्यों वर्क नहीं हुआ? इन दिस केस द फोर्स इज एक्टिंग, द फोर्स इज एक्टिंग on the bundle of hay, but there is no displacement। डिस्प्लेसमेंट कोई है ही नहीं, उसके ऊपर फोर्स तो लग रही है, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो तब तक वर्क जो है वो नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट का होना ज़रूरी होता है। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होती तब तक कोई भी वर्क नहीं होता है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें हमें क्या बताया गया है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन 10 आवर्स। तो इसकी एनर्जी हम निकाल लेते हैं कि 10 आवर्स में कितनी एनर्जी ये यूज़ करता है। तो हमें जो पावर दी गई है, पावर P इज़ इक्वल टू 1500 वाट। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं कितनी देर के लिए? हम इसको यूज़ करते हैं 10 घंटे के लिए। तो टाइम जो है दैट इज़ इक्वल टू 10 आवर्स। 10 आवर्स टाइम है। तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया हुआ है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ कह सकते हो कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एनर्जी के बदले हम W भी लिख सकते हैं, क्योंकि W वर्क या एनर्जी जो है वो एक जैसी चीज़ होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि पावर जो है वो किसके बराबर हो जाती है? पावर हमारे पास है 1500, तो टाइम कितना है 10। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1500 क्या था? 1500 था वाट, और 10 क्या था? आवर्स था। तो चलो हम इसको लिख लेते हैं, 1500 था वाट और 10 क्या था? 10 आवर्स था। तो ये बन जाएगा 15000 वाट आवर। यहाँ जिसको हम कह सकते हैं 3 जीरो जो हैं वो किलो बना देंगी, 15 किलो वाट आवर। तो इतनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाएगी 15 किलो वाट आवर। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक रखेंगे। तो इसके रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।